माँ बनना हर औरत के लिए खूबसूरत एहसास है, लेकिन इस सफ़र में कुछ ऐसे खामोश दुश्मन भी छुपे होते हैं जहाँ माँ और आने वाले बच्चे दोनों की ज़िंदगी जो है वो दाव पर लग सकती है। और ऐसी ही एक बीमारी है हमल के दौरान होने वाली शुगर, जिसे अक्सर ख़वातीन मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देती हैं, जो कि एक भयानक गलती साबित होती है। और आदाद शुमार ये बताते हैं कि जनूबी एशिया बिलखुसूस पाकिस्तान में हर 7 में से एक हामला खातून इस मरज़ का शिकार हो रही है। ये शुगर ना सिर्फ डिलीवरी में पेचीदगियाँ पैदा करती है, बल्कि बच्चे के वज़न और उसके आज़ा के, उसके ऑर्गन्स की नशोनुमा को भी मुतासर करती है। तो इसी अहम टॉपिक पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया मेडिसिन स्पेशलिस्ट प्रोफेसर जावेद इकबाल साहब ने। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, तकरीबन 15% पाकिस्तान में हम देखते हैं कि हामला ख़वातीन शुगर से मुतासर होती हैं। वजह क्या है, और ये भी बताइएगा कि अलामात क्या होती हैं? हाँ जी, इस तरह है कि ये ऐसी ख़वातीन जो कुछ ख़ास ग्रुप्स होते हैं जिनके अंदर जीडीएम ज़्यादा कॉमन होती है। अच्छा, यहाँ मैं सुनने वालों के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ कि ये दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं। एक है जिसको हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ जीडीएम, और एक है कि प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़। दो कैटेगरीज की प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होती है। एक है जो 24 टू 28 वीक्स पे होएगी, इसको हम कहते हैं कि हमल की वजह से डायबिटीज़, यानी जेस्टेशन इंड्यूस डायबिटीज़ होती है। अच्छा। और एक ये है कि आप फर्स्ट टाइमेस्टर में पहले 3 महीने में आप डॉक्टर को चेक कराने गए हैं, आपने अपने टेस्ट करवाए हैं, तो आपको डायबिटीज़ डिटेक्ट हो गई है। ये डायबिटीज़ आपकी प्रेगनेंसी से पहले से चल रही थी, आप प्रेगनेंसी में अंदर कंटिन्यू हो गई है। तो ये दो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। तो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमल की वजह से डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं। तो 24 टू 28 वीक्स पे आमतौर पे इसका टेस्टिंग की जाती है, स्क्रीनिंग की जाती है, और यहाँ पे ये अपीयर होती है क्योंकि अंदर हार्मोन्स की तब्दीलियाँ आ रही होती है। ऐसे हार्मोन्स बन रहे होते हैं जो शुगर के होने की शरह को बढ़ा देते हैं। आप यूँ समझ लें कि एक जंग लग जाती है आपकी मदर के पेंक्रियाज में, जहाँ से इंसुलिन बननी है, और उसके मुखालिफ जो हार्मोन बन रहे होते हैं प्रेगनेंसी की वजह से, उनके दरमियान मुकाबला शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी में तो कहते हैं कि ये बड़ा एक नाजुक लम्हा होता है, ये वक्त होता है, और ऐसे में तो मदर को कोई गैर ज़रूरी मेडिसिन भी नहीं दी जाती। तो ऐसे में अगर खुदा न खास्ता शुगर बढ़ गई है, इंसुलिन लगानी पड़ जाती है मदर को, तो वो बच्चे पे भी असर डालती? हाँ जी, बिल्कुल। मैं बताता हूँ इसकी प्रेगनेंसी में आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं, वो जहाँ पे हम एक नॉर्मल पर्सन में अदर दैन प्रेगनेंसी, हम उनको कहते हैं कि आप अपनी नाश्ते से पहले शुगर 110 तक रख लें, और खाने के 2 घंटे बाद 160 तक भी रख लें। प्रेगनेंसी में ये टाइट कंट्रोल करना पड़ता है। आपको नाश्ते से पहले शुगर 95 तक रखनी होती है, और खाने के 2 घंटे बाद 120 तक रखनी होती है। जबकि दूसरे अफराद में यही रेशो 110 और 160 तक है। तो इसका मतलब है टाइट कंट्रोल चाहिए होता है ताकि बेबी के ऊपर इफ़ेक्ट्स ना आए। आप प्रेगनेंसी में बिल्कुल आपकी बात सही है कि दवाइयों का इस्तेमाल लिमिटेड है, और अभी तक जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें से मेटफॉर्मिन नामी मेडिसिन जो है वो हम यूज़ करते हैं। वो भी हम हर एक केस में नहीं करते, फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं करते। और फर्स्ट जो और बेस्ट ट्रीटमेंट जो डायबिटीज़ की प्रेगनेंसी में है वो इंसुलिन के साथ है। ऐसे में जो सुनने वाले सुन रहे हैं उनको मैं समझा दूं कि इंसुलिन का इस्तेमाल इंतहाई शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। वही जो 3 महीने प्रेगनेंसी के लास्ट रह गए होते हैं उसमें यूज़ होता है, और प्रेगनेंसी के बाद वो इंसुलिन ख़त्म हो जाएगी। असल में ये लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस होते हैं। इनको जो ही प्रेगनेंसी ख़त्म होती है तो हम इनको डाइट के ऊपर ले आते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस पे ले आते हैं, प्लस इनको मेडिकेशन ज़रूरत होती है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं कि हमल के दौरान प्रेगनेंसी हो जाती है, तो अब डिलीवरी हो गई उसके बाद ये शुगर ख़त्म भी हो जाती है, और अगर नहीं होती है तो कंटिन्यू रहती है, ये कितने %? अच्छा, जो प्योर जीडीएम है, यानी ऐसी डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी की वजह से हुई थी और 24 वीक्स भी हुई थी, जो ही प्रेगनेंसी ख़त्म होगी, डिलीवरी हो जाएगी तो ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन क्या ये बाद में टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो सकती है? यस। 50% वो लोग जो ओवरवेट है, जो प्रेगनेंसी के फौरी बाद में उनका वेट नॉर्मल नहीं हुआ, वो ओवर वेट है। एक्चुअली प्रेगनेंसी की वजह से तो वेट गेन होता है ना, तो असल में वो ओवर वेट थे, प्रेगनेंसी के बाद में वो ओवर वेट ही रहे, ओबीज रहे, उनका BMI 30 से ऊपर रहा। ऐसे जो ख़वातीन हैं उनके अंदर 50 to 70% चांस है कि उनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगी। लेकिन ऐसे अफराद जो थिन और लीन हैं,
और जो स्मार्ट है इन वे, जिनको हमारी ख़वातीन जो है वो आमतौर पे उन बच्चों को कहती है कि ये कमज़ोर हो गया है, असल में तो वो स्मार्ट हुआ होता है ना जी। तो वो जो नॉर्मल कांगड़ी BMI वाले कहती हैं, हाँ जी, उनके अंदर 25% ये रेशो होती है। अच्छा, तो ये रेशो कम हो जाती है जब आपका वेट कम होता है। वेट कम होता अब हम एडवाइस क्या करते हैं ख़वातीन को कि आप 1 महीने के बाद, प्रेगनेंसी के 1 महीने के बाद अपना OGTT टेस्ट जो ग्लूकोज पी के करते हैं वो दोबारा करवाएं, ठीक है। ताकि पता लग सके कि आपके अंदर डायबिटीज़ कन्वर्शन हो गई है या आप नॉर्मल हेल्दी है। नॉर्मल है। तो ऐसे ख़वातीन एक तरह से रिस्क पे आ जाती हैं जी। डायबिटीज़ के, टाइप 2 डायबिटीज़ के। इनको अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी रखना चाहिए, इनको वॉक में यही करना चाहिए अपने आप को, और इनको ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है अपनी वो करनी डॉक्टर चाहिए। साहब ये भी बताइएगा कि रिस्क की आप बात कर रहे हैं, तो कितना बढ़ सकता है? क्या ये खुदा ना खास्ता कुछ केसेस में जानलेवा भी हो सकता है? और सेकेंडली जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर उनकी जो डिलीवरी है उन अयाम में, क्या वो नॉर्मल हो पाती है या फिर मजबूरन ये भी एक वजह होती है C-सेक्शन? एक तरह से हम ये बात कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी की जो डायबिटीज़ है उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, पेचीदगियाँ क्या हैं। तो आप पेचीदगियों को 2 हिस्सों में समझ लें, एक बेबी के ऊपर इफेक्ट्स हैं और एक मदर के ऊपर इफेक्ट्स मदर के हैं। ऊपर। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेबी इफेक्ट्स की बात करें तो बेबी का जो सर का साइज़ है वो ज़्यादा हो सकता है, मैक्रोसोमिक हो सकता है बेबी, ठीक है। तो ऐसे बेबीज़ का साइज़ ज़्यादा हो सकता है। उनके अंदर जो अगर प्रेगनेंसी के शुरू हिस्से में फर्स्ट टाइमेस्टर में डायबिटीज़ हो गई है तो उसमें मेल फॉर्मेशन का रिस्क भी बढ़ जाएगा। ऐसे बच्चों का जो ये जब इनकी बर्थ होती है तो एक होता है ना ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर होती है, वहाँ पे फंस जाता है बच्चा, कहीं दफ़ा शोल्डर के ऊपर इंजरी आ सकती है। तो ऐसे बच्चों में ये रिस्क भी देखा गया कि ज़्यादा हो जाता है। ऑन दी अदर एंड अगर आप मदर के ऊपर इफेक्ट्स देखें तो मदर में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसको हम प्री इक्लेम्सिया भी कहते हैं, यानी कि अंदर फिट्स पड़ने का चांस ज़्यादा हो जाता है प्रेगनेंसी के अंदर। तो इसी तरह इनका जो amniotic फ्लूइड होता है जो बेबी को सारा बेकार होता है नरिश, ठीक है। वो जो है उसकी अमाउंट बढ़ जाती है, उसको हम पॉलीहाइड्रामिनेज भी कहते हैं। तो ये कंडीशन सीरियस इश्यूज को लीड कर सकती है अगर इसको वेल इन टाइम ट्रीट न किया जाए। सही। सिमिलरली प्री मेच्योर डिलीवरीज का रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा। अगर शुरू में डायबिटीज़ हो गई है और उससे चली आ रही है अनकंट्रोल्ड, तो अबार्शंस का और मिसकैरेजेस का रिस्क भी बढ़ जाता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये भी हमें ज़रा एक्सप्लेन कर दें कि किसी भी खातून को प्रेगनेंसी से पहले कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए और प्रेगनेंसी हो के बाद भी कौन से टेस्ट करवा सकते हैं? अगर कोई फीमेल पहले से प्री डायबिटिक है तो उसकी ब्लड शुगर इतनी कंट्रोल होनी चाहिए कि नाश्ते से पहले वो 110 से कम रहे और खाने के 2 घंटे बाद 150 से कम रहे, तो उसको प्रेगनेंसी में जाना चाहिए। और अगर कोई नॉन डायबिटिक है लेकिन उनकी फैमिली में डायबिटीज़ है, उनके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा है, ओवर वेट है, तो उनको पहले अपने HbA1c, फास्टिंग शुगर और 2 आवर आफ्टर ब्रेकफास्ट जो शुगर लेवल्स हैं वो करवाने चाहिए। सही। बिल्कुल ठीक है। ठीक और डॉक्टर साहब हमें ये भी बताएं कि जिस तरह से आपने कहा कि बेबी पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, जी जी। तो क्या बच्चे के दिमाग पे कोई इस तरह से भी असरात होते हैं कि यानी जब वो बड़ा हो तो अपनी उम्र से कम हो उसका ज़हन, इस तरह की भी कोई चीज़ें अच्छा, देखने को बेबी के मिलती हैं? ऊपर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी आ सकते हैं, ठीक है, अच्छा। बिल्कुल सही बात करें। हाँ। खास तौर पे अगर आपके फर्स्ट टाइमेस्टर में जब बेबी की सारे ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, पहले जो 3 महीने होते हैं उसमें ऑर्गन्स बनने होते हैं, ठीक है। तो अगर वहाँ पे शुगर थी पेशेंट को तो उसके बैड इफेक्ट्स बेबी के ऊपर भी ज़्यादा आएंगे, मेल फॉर्मेशन भी ज़्यादा होंगी, ब्रेन डेवलपमेंट पे भी असर आएगा वगैरह वगैरह। अब आ जाते हैं कि बेबी की बर्थ हो गई तो उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या है। ऐसे बच्चों को देखा गया कि उनकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं, उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं, और ऐसे बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़ की होने बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल बॉर्न हुए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं प्रेगनेंसी के दौरान हमारे कल्चर में ख़ास तौर पर ये है कि ये जी प्रेग्नेंट है तो देसी घी खाए, बड़े खाने खाए, इतने लवाजमात से उसको एक पेशेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा होता है, बहुत हाँ जी, खिलाया बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। तो इसी से ये रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती इसकी है। वजह से फिर प्रॉब्लम ज़्यादा होती हाँ है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपका BMI जो ही बढ़ना शुरू होता है, आपका वेट कोई डिसप्रोपोर्शनेट बढ़ रहा होता है, तो ये GDM को लीड करता है। ये भी डायबिटीज़ भी तो एक तरह से इंसुलिन रेजिस्टेंस है जो ओवर वेट से डेवलप होती है। वो माएँ जो पहले से ओवर वेट है, जिनको पहले से PCOS है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की है, जिनका BMI 30 से ऊपर है, और ऐसी मदर जिसको पहले प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो चुकी है, सारे एट रिस्क होती है। और ये जो हम आपने बात की कि देसी घी और ये सारा कोई, प्रेगनेंसी के बाद भी इसके रिवाज बहुत ज़्यादा है। डिलीवरी के बाद भी इस तरह के खाने खिलाए जाते हैं कि अगर डायबिटीज़ नहीं भी होनी तो हो जाए।
ओह बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया डॉक्टर साहब आपने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जो डॉक्टर साहब ने बताया है, एहतियात बहुत ज़रूरी है और जितने भी इस तरह के पेशेंट हैं जिनको प्रॉब्लम्स हैं वो रिस्क पर होते हैं, तो खुदारा ख्याल रखें। और डाइट का मतलब डाइट ही होता है। और अपनी क्रेविंग्स केयर अगर करनी हो भी बहुत रही हैं तो ज़्यादा उनको कंट्रोल करें, ये नहीं कि कंट्रोल आप सब करें। कुछ खिला सकते हैं। तो ये एहतियात जो है वो बड़ी ज़रूरी है आपके लिए भी और आपके होने वाले बच्चे के लिए।